My friends, you are very smart. Thank you, sir. And I am proud of all of you. Thank you, sir. This is Ranavari Cassette platform. Now, we are talking about Naya Kashmir, modernizing Kashmir. We have already talked about for the last two sessions. Now it is the third session. And do you know, we were doing tourism. टूरिज्म में मैंने आपको बताया कि कश्मीर के लोग कैसे नेचुरली टूरिस्ट उनके लिए फिट हैं. मगर आपको एक बात बताएं, 90s की तो बुरा था और यहाँ के लोगों को हिंदुस्तान के लिए कितनी खटाई थी, खटास थी. अमरनाथ यात्रा करने आए बाहर के लोग, एवलांच गिरा और वो जो बाहर के वो तितर बितर हो गए, एवलांच के अंदर आ गए. तो जो वहां नीचे गांव के लोग थे उन्होंने सबने उनकी आबगत की और बगैर किसी मुआवजे के उनको इस तरह रखा कि उनको पता ही नहीं लगा कि डेट वो मुसीबत से गुजर रहे हैं. ये हमारा कश्मीर है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए आप क्या है. इसलिए मैंने कहा हम खुदा आदमी हैं. अच्छा, हमने जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया उसमें हमने इंजीनियरिंग कॉलेज का जिक्र किया, हमने यूनिवर्सिटीज का जिक्र किया, मगर इंजीनियरिंग कॉलेज का जिक्र, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज का जिक्र नहीं हुआ. ये सारे कॉलेजेस इसी टाइम में बने. आर यू अंडरस्टैंड? और बख्शी साहब ने जिस वक्त हमने एग्रीकल्चरल रिफॉर्म की बात की उस वक्त हमने एक चीज मिस की. बख्शी साहब ने क्या किया, एक नया कोर्स जैसे बीएससी इंजीनियरिंग है, बीएससी जो भी बहुत सी चीजें हैं, उसने बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स फ्लोट किया. बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स जो था इट वाज एट पार विद बीएससी इंजीनियर, तनख्वाह के हिसाब से, स्टेटस के हिसाब से. और उनका काम क्या था? उनका काम था गांव में जाना, गांव वालों को ट्रेन करना, एजुकेट करना और उनको बताना कि नई टेक्नोलॉजी क्या है, किस तरह से उनके उपज बढ़ सकती है. अच्छा, पेसिकल्चर डेवलप हुआ. पेसिकल्चर क्या होता है? अरे फिश कल्चर, फिश, फ्लोरिकल्चर, पेसिकल्चर और कौन सा कल्चर? हॉर्टिकल्चर, पोल्ट्री फार्म्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इस तरह से डेयरी फार्म्स का भी. और बीज लाया गया गायों को इंजेक्ट करने के लिए और जर्सी गायें पैदा करने के लिए. ये एग्रीकल्चर में तो एग्रीकल्चर इज अ वास्ट थिंग. इसमें तो ये आपका ये सारे कल्चर आते हैं, हॉर्टिकल्चर, पेसिकल्चर है. तो इनको बढ़ावा मिला और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ ताकि हमारे जो है जो एनिमल हस्बेंड्री है उसमें क्वालिटी आ जाए. आपके पास अब जर्सी गायें हैं, आपको पता है जर्सी गायें हैं, और वो इंजेक्शन के जरिए जर्सी गायें पैदा होती हैं. तो एक दफ़ा पता क्या हुआ, एक दफ़ा ऑस्ट्रेलिया से एक भेड़ लाया गया, पता नहीं ऑस्ट्रेलिया भेड़ को क्या कहते हैं, मुझे याद नहीं है इस वक्त. और मेरा जो जीजा था वो डॉक्टर था, वेटरनरी डॉक्टर, उसको ड्यूटी लगाई थी उस एक भेड़ की केयर टेकिंग करनी थी, उस एक भेड़ की. मैंने उसको पता इस भेड़ की कितनी कीमत है उस वक्त, उसने कहा 1 लाख. एक भेड़ की कीमत 1 लाख है. इस भेड़ का खास नाम है वो मुझे इस वक्त जुबान पर नहीं आता है. तो इस तरह से इन्होंने हर तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, बाहर से भी चीजें लाई, जैसे मैंने मैरिनो, हाँ थैंक यू, मैरिनो भेड़ था ये. अच्छा, और एक बात मजे की बताऊं, बख्शी साहब ने लाया बीज मछलियों का, और क्योंकि हमारी अपनी मछलियां ज्यादा उपज नहीं करती थी तो उसने एक बीज लाया जो तमाम डाल में फेंक दिया और आपके पास मछलियां सस्ती मछलियां. और आजकल अब हम, पता नहीं आपका क्या हाल है, लेकिन हम तो कश्मीरी मछली से ज्यादा पंजाबी मछली को ही पसंद करते हैं क्योंकि वो ज्यादा मीठी है. पहले कोई खरीदते वो ट्राउट नहीं होते. अच्छा, ट्राउट फिश को बढ़ावा दिया, ट्राउट फिश फार्म्स बनाए गए. ये तो एग्रीकल्चर में ही सारा है, ये हमने उस वक्त नहीं बताया. तो इस तरह से ये आप समझ दो ना क्या क्या होगा. अच्छा, तो अब हम आएंगे किस पर, हमने कौन सा अब करना है, हमने करना है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया. अच्छा, इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज फॉर जॉब्स, क्रिएटिंग इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज फॉर जॉब्स. ठीक है ना? अब ये इंक्रीज अपॉर्चुनिटी फॉर जॉब कैसे निकलेंगे? अरे बाबा तुम मुझे बताओ, जब इंडस्ट्री खुलेंगी जॉब्स नहीं निकलेंगी.
जब यूनिवर्सिटियां खुल गई जॉब्स नहीं निकलेंगी, नए स्कूल खुलेंगे जॉब्स नहीं निकलेंगे, नए कॉलेजेस खुलेंगे जॉब्स नहीं निकलेंगे। और ये हर तरह से जिस सड़कें बनाओगे, मकान बनाओगे, सेक्रेटरिएट बनाओगे, इतनी चीज़ें बनाओगे, उस वक्त भी लोग एम्प्लॉय हो जाए। जब वो बन जाएंगे उस वक्त भी लोग, क्योंकि बनाते बनाते भी लोग एम्प्लॉय हो जाते हैं, और जब बन जाता है तो उनके अंदर लोग उन्हें काम करना है, उस वक्त भी लोग एम्प्लॉय हो जाते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो जाती है कि नहीं? तभी कहते हैं कि कारखाने बनाओ, नए नए बिजनेस सेंटर्स खोलो, बिजनेस को एक्सपैंड करो, ट्रेड को एक्सपैंड करो। मेन चीज ट्रेड है, आप समझिए एक बार। जिस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई थी तो वो तो ट्रेड के लिए आई थी। जितनी देर तक कारोबार चलता है ना तो उस वक्त लोग एम्प्लॉय हो जाते हैं। क्या हो जाता है? देयर इज फ्लो ऑफ मैन पावर, देयर इज फ्लो ऑफ कैपिटल, देयर इज फ्लो ऑफ गुड्स। अब देखो क्या होता है, लोग कहाँ कहाँ पहुंचे जॉब के लिए। अब देखो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने बनाए खेतियां। किसकी खेतियां? चाय, प्लांटेशन ऑफ टी, प्लांटेशन ऑफ इंडिगो, प्लांटेशन ऑफ टैबैको। इसमें क्या होता था, ये जो प्लांटेशन होता है, लार्ज पीस ऑफ लैंड को एम्प्लॉय करते हैं, तो नेचुरली लार्ज पीपल आर नीडेड फॉर। अच्छा, जिस वक्त उन्होंने अफ्रीका अंग्रेजों ने कॉन्कर किया, उस वक्त वहां पर माइंस निकालने के लिए और प्लांटेशन करने के लिए उन्होंने लोगों को बाहर से लाया। अब जिस वक्त श्रीलंका अंग्रेज गए, वहां से भी उन्होंने माइंस निकालनी थी, एग्रीकल्चर करना था, उसके लिए उन्होंने, वहां के लोग काफी नहीं थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तमिलनाडु से लोग ले लिए। और इतने लोग ले लिए कि तमिलनाडु के लोगों ने उधर उनको कहा, तमिल टाइगर्स जो कहते हैं, कि हमें अपना हिस्सा दे दो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अच्छा, इसी तरह से क्या हुआ, वो लोग गए कहाँ, हमारे हिंदुस्तान के लोग कैरेबियन आइलैंड्स गए, गुयाना गए, ट्रिनिडेड गए, फिजी गए। फिजी में ऐसा हाल है कि दैट प्राइम मिनिस्टर भी इंडियन है क्योंकि इतने इंडियन गए हैं। इसी तरह और भी कुछ जगह हैं जहां पर दिवाली, सारे हिंदू फेस्टिवल मनाए जाते हैं। तो लोग जॉब के तलाश में वहां जाते हैं जहां जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है। अब हम कोशिश करते हैं यार हम जॉब अपॉर्चुनिटीज अपने ही मुल्क में क्यों न निकालें, अपनी जगह क्यों न, लोगों को बाहर न जाना पड़े, उनको अपनी हर्थ और होम छोड़ना न पड़े। तो इस तरह से इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटीज हर गवर्नमेंट का प्रायोरिटी होता है। तो नेचुरली वो फुलफिल नहीं होता है जितनी देर तक आपको इकोनॉमिक प्लान्स न हो, जो कि एक्सपेंशन प्लान न हो। और यू अंडरस्टैंड, दिस इज ऑल्सो व्हाट दे डिड। और उसके बाद हमारा क्या था, हेल्थ हमने किया, हेल्थ नहीं किया। हेल्थ में पता है यहाँ क्या था, हेल्थ के लिए जनाब उन्होंने जहां 2 अस्पताल थे वहां कितने अस्पताल बन गए? 19 अस्पताल। ये शायद हमने किया। तो पहले तो आप तो रिकैप्चुलेट करता हूं, जहां 87 डिस्पेंसरी थी वहां 401 डिस्पेंसरी बन गई। और हेल्थ वर्कर जो है ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट किया। हेल्थ वर्कर को हर जगह भेजा, हेल्थ वर्कर को हर जगह भेजा, घर घर भेजा, ताकि लोगों को हेल्थ अवेयरनेस हो जाए। अच्छा, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स हुए, बीसीजी प्रोग्राम्स हुए, ये सारे प्रोग्राम्स हुए ताकि हमारी हेल्थ जो है वो ठीक। और क्या किया हेल्थ के सेक्टर में हमने, जरा बताओ क्या किया? और हेल्थ का जो बजट था उसको हमने 50% से इंक्रीज किया। 50%, हाँ, मतलब अगर रुपयास तो $1.5, तो जो असली उसका अपना अलॉटेड था उससे 50% बढ़ाया। एजुकेशन में उन्होंने क्या, उन्होंने कहा टोटल बजट का 35%। ये हेल्थ के बारे में और जो हमारे पैरामेडिकल सर्विसेज थे, पैरामेडिकल सर्विस जो कि डॉक्टर नहीं होते हैं, कंपाउंडर होते हैं, उनको एनकरेज किया। और आपको पता है एक दफा डिस्कशन हुआ कि यार इनको क्यों नहीं बैन करते हो, ये जो बहुत से लोग हेल्थ में काम करते हैं जिनकी लाइसेंस नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर उनको लाइसेंस है तो उनको एक्सपीरियंस है, और अगर हम उनको बंद करेंगे तो उससे फायदा कुछ नहीं होगा, नुकसान ही होगा। क्यों? क्योंकि दे आर डिलीवरिंग, और हमारे पास इतना ट्रेंड मैन पावर है नहीं, और पॉपुलेशन हमारी बहुत है। इसलिए ये जो कंपाउंडर्स है जो लाइसेंसड हैं, और कंपाउंडर जो कंपाउंडरों के साथ काम करते हैं, डॉक्टरों के साथ काम करते हैं, उनको एक्सपीरियंस का बेनिफिट मिलता है, तो वो लोगों को हेल्प करते हैं। और समथिंग इज बेटर देन नथिंग, अगर हम कुछ नहीं देंगे तो ज्यादा ही बुरा होगा।
और देखो ऑर्डिनरी चीज़ें हैं, जुकाम है, तास है, ताप है, इसके लिए तो एक्सपीरियंस जो मेडिकल में काम करता होगा ही कैन डिलीवर द गुड्स। नहीं बंद किया। नहीं तो अगर आपका स्कूल अनरिकॉग्नाइज होता है उसको बंद नहीं करते हैं, आपका होटल अनरजिस्टर्ड हो उसको बंद नहीं करते हैं, लेकिन इनको डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन फिर भी खौफ था कि भाई हमारे पास लाइसेंस होनी चाहिए, खौफ था हमारे पास ट्रेनिंग होनी चाहिए। और यू अंडरस्टैंड? तो उन दिनों पहले एमबीबीएस हुआ ही नहीं करते थे। पहले होता था एलएमपी, लाइसेंस मेडिकल प्रैक्टिशनर, बाद में लाइसेंस मेडिकल प्रैक्टिशनर कंपाउंडर की लाइसेंस बन गई, और एमबीबीएस का जो दौर वो नया कश्मीर में शुरू हो गया। हमारे टाइम में एमबीबीएस डॉक्टर होता ही नहीं था। मैं कहता हूँ मेरा टाइम में, आई एम 87 ईयर्स ओल्ड, तो मेरे टाइम में एमबीबीएस डॉक्टर नहीं होते, एलएमपी होते थे। बाद में जब नया कश्मीर दौर शुरू हो गया तो एमबीबीएस का रिवाज चालू हो गया। तो इस तरह से हेल्थ के लिए उन्होंने काफी काम किया। अब हम बताते हैं एजुकेशन के बारे में क्या क्या। आपको पता है एजुकेशन में कितना पैसा उन्होंने लगाया था? 35% ऑफ द बजट, टोटल बजट वाज इन्वेस्टेड इन एजुकेशन। अच्छा, आप मुझे बताओ एजुकेशन के बारे में कोई 3 पॉइंट्स क्या क्या हुए, कोई 3 पॉइंट्स। अब मैं देखता हूँ, मैं ये रिकैप्चुलेशन है, मैं देखना चाहता हूँ आपको कितना याद। अरे टीचरों की सैलरी बढ़ाई गई, 7 रुपया था टीचर की सैलरी 40 कर दी, क्योंकि एजुकेशन में रखो शेख साहब था। शेख साहब पहले मास्टर था। he wanted that the prestige of teacher should be। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसने कहा जी जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इंट्रोड्यूस करो। अच्छा, और क्या हुआ? और कहा कि सिलेबस को रिवाइज करो। अच्छा, मॉडर्नाइज करो सिलेबस को। अच्छा, गरीबों को मुफ्त किताबें दे दो। अच्छा, टेक्स्ट बुक बोर्ड बनाया गया, टेक्स्ट बुक एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया जो कि नई किताबें बना देता। अच्छा, और क्या हुआ? और स्कूल कॉलेज का एक नेटवर्क बन गया, है कि नहीं? स्कूल कॉलेज का नेटवर्क बन गया। और वीमेंस के लिए अलहदा स्कूल कॉलेज खुले, वीमेंस के एम्पावरमेंट पर खास जोर दिया गया। यहाँ पर एक वीमेंस कॉलेज खुला, जम्मू में भी गांधी मेमोरियल कॉलेज वीमेंस का खुला। आपको याद है ये? लिखा है आपने? दैट इज गुड। अच्छा, हाँ, गोजरों के ये जो थे ना, ये गोजर बकरवाल जिसको ट्राइबल्स कहते हैं, ट्राइबल्स के लिए क्या किया? उनके लिए मोबाइल स्कूल खोले। कितना इंपॉर्टेंट था मोबाइल। अच्छा, लैंग्वेज लाइक कश्मीरी, डोगरी, भोती, पहाड़ी, इन लैंग्वेजेस को अटेंशन दिया गया। लेकिन ये अटेंशन उतना रियलाइज नहीं हो गया। फिर बाद में कश्मीरी जब इन्होंने स्कूल में कंपल्सरी किया तब जाके बाद में, मगर शुरुआत उधर हुई। ये रिसेंट फिनोमेना है, कुछ साल पहले जब इन्होंने बहुत जोर लगाया नहीं जी कश्मीरी जो है नेग्लेक्ट हो रहा है, या रीजनल लैंग्वेज जो है वो नेग्लेक्ट हो रही है। कश्मीरी को कश्मीरी जानना चाहे, लिखत पढ़त, और हम तो कश्मीरी समझते हैं। विथ रेस्पेक्ट टू कश्मीरी वी वर oral मतलब we were hearing public, we were not a reading public, we were not a writing public. जब कश्मीरी इंट्रोड्यूस हुआ स्कूलों में एज कंपल्सरी सब्जेक्ट, देन वी स्टार्टेड बिकमिंग रीडिंग एंड राइटिंग पब्लिक। देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रीडिंग पब्लिक एंड हियरिंग पब्लिक। रीडिंग पब्लिक हो गए जो खुद पढ़ सकेंगे और लिख सकेंगे, और हियरिंग पब्लिक हो गए जो सुनेंगे। आपको पता है जो हमारी औरतें थी वो पढ़ी लिखी नहीं होती थी, फिर आपका मौलवी साहब उनको कुरान शरीफ के बारे में बताया करता था, तो वो सुन के समझती थी कुरान शरीफ क्या है। और कुछ लोग ऐसे थे जो खुद कुरान शरीफ को पढ़ सकते थे और अंडरस्टैंड करते थे। इसी तरह से हिंदू में क्या होता था, एक गुरुजी आता था, वो गीता पाठ पढ़ता था। गीता पाठ होता है, गीता के जो सार है, गीता का जिस वो सुनाता था। वो जो सुनते थे वो हमारी लेडी जो थी वो अनएजुकेटेड होती थी, तो वो हियरिंग पब्लिक बनता था उस वक्त। लेकिन ज्यादा से ज्यादा औरतों ने जब पढ़ना शुरू किया तो वो हियरिंग पब्लिक जो है वो रीडिंग पब्लिक में करना। आपको पता है श्रुति एंड स्मृति, पहले जो है बाय वर्ड ऑफ माउथ ही हम अपने एक्सपीरियंसेस ट्रांसमिट करते थे अपनी जनरेशन को। पढ़ना लिखना किसको नहीं आता था, बहुत कम आता था, लेकिन शुरुआत हो गए कि आप अपनी एक्सपीरियंस को श्रुति जबान के जरिए बोलते। फिर आपका बच्चा जबान से अपने बच्चे को बोलता। इस तरह से हमारा ट्रेडिशन पास ऑन होता था फ्रॉम स्कूल। देन दे स्टार्टेड राइटिंग इट। जैसे ललदा के वाक पहले लोग सुनते थे, बाद में उन्होंने कल्चरल अकेडमी आई, उन्होंने कहा नहीं जी ये कल्चरल अकेडमी है जो ललदा के वाक है इनको पेन डाउन करो।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस से क्या ये होगा। अच्छा, तो और क्या हुआ एजुकेशन के सेक्टर में? आउटडेटेड सिलेबस खत्म हो गया, जॉब ओरिएंटेड कोर्स लग गए, औरतों के लिए खास इंतजाम किए गए, कॉलेजेस खोले गए औरतों के लिए। और क्या हुआ? टेक्स्ट बुक एडवाइजरी बोर्ड बन गया, टीचर सैलरी रिवाइज हो गए, नेटवर्क ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस डेवलप होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, यूनिवर्सिटी खुली, है कि नहीं? और क्या हुआ? गाँव के बुतराज प्रोग्राम शुरू हो गए, जिसमें गाँव वालों के लिए स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम डेवलप हुए। बुतराज कितना भाई एक्चुअली एजुकेशन टेक्नोलॉजी के हिसाब से बुतराज मतलब वो दो गाँव वाले आपस में डिस्कस करते हैं और कहते हैं यार ये फसल में ये हुआ, इसका क्या करें, कुछ समझ नहीं। तो दूसरा कहता है यार मैंने ऐसा किया। तो लोग उस कहानी को आराम से सुनते थे। इट वॉज अ वेरी गुड वे ऑफ ट्रांसमिशन। वो अभी भी चल रहा है बुतराज। यही इसमें टेक्नोलॉजी बहुत जबरदस्त, कहानी करके सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है कहानी बोलना। कहानी से मजा आता है और कहानी सुनना हमारी फितरत है। आपको पता है जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो कहते हैं हमें कहानी बताओ, परियों की कहानी बताओ। ये इस तरह से जब कहानी के जरिए मटेरियल बताया जाता है तो वो बड़ा इफेक्टिव होता है। तो इन्होंने बुतराज प्रोग्राम किया ऐसे ही। और जैसे कि गांव वाले अनपढ़, उधर से भी गांव वाला अनपढ़ों के लिए बता रहे हैं क्या करना है क्या नहीं। अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि जो गांव के स्कूल हैं उनमें एग्रीकल्चर कंपलसरी कर दो, स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर कंपलसरी करो, ताकि उनको ऑन द ग्राउंड पता लगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। दे विल कनेक्ट थ्योरी विथ प्रैक्टिस। अच्छा, और क्या हुआ? और जो उन्होंने एग्रीकल्चर असिस्टेंट्स निकाले हर गांव में, उससे भी बड़ा फर्क पड़ गया। फिर रेडियो पर प्रोग्राम्स आते थे कि कैसे बोना है क्या करना है। आधा है, एक तो होता था बुतराज, फिर होता है अलहदा प्रोग्राम जो आपको बताते थे क्या करना है। ये तो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन। अच्छा, फिर वीमेंस एजुकेशन पर आपको पता है वीमेंस एजुकेशन पर इतना स्ट्रेस हुआ कि लड़कियां अब स्कूल जाने लगी। पहले लड़कियां स्कूल जाती नहीं थी। अगर कोई स्कूल अपनी लड़की को भेजता था तो हम सारे कहते देखो जी इसको क्या हो गया, इसने अपनी लड़की को स्कूल भेज दिया जैसे कि ये कोई गाली थी। और सुनो, एक लड़की को कहा सिर्फ अरबी पढ़ो। हमेशा किताबें निकलती थी हाउ टू बिकम अ गुड हाउस वाइफ, किताबें निकलती थी हाउ टू बिकम हाउस कीपर, हाउ टू बिकम अ गुड मदर, हाउ टू बिकम अ गुड वाइफ, है ना ऐसे। पढ़ना लिखना क्या था? कुरान शरीफ पढ़ो या हमारी भगवत गीता पढ़ो। तो उसने कहा मैंने कुरान शरीफ पढ़ा मगर वो अरबी में था, मुझे समझ नहीं आता था। फिर मैंने चुपके से उर्दू पढ़ा और उसने अपनी सवारी उम्र ली। ही रोट हर बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। उसमें लिखती है कि जो ही लोग हमको प्यार करते हैं और जिनको हम प्यार करते हैं वही लोग हमारे ऊपर जुल्म। और अफसोस यह है कि उनको यह नहीं पता वो हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं। देखो ना, मैं अपनी लड़कियों को, अच्छा इसमें पता क्या था, हम अपनी लड़कियों को ट्रेन ऐसा करते थे ताकि वो दूसरे घर में जाके फिट हो जाए। और नॉर्मली हम अपने क्या हुआ क्रफनाट मत शोर मचाओ, तुमने किसी और घर में जाना है, तुमने वहां अपने आपको एडजस्ट करना है। इसलिए जो कुछ होता है सहन शक्ति बढ़ाओ, टॉलरेंस बढ़ाओ, सब्र बढ़ाओ, जैसे कुरान शरीफ में कहते हैं सब्र। तो हमेशा हम अपनी लड़कियों को ऐसे प्रोग्राम करते हैं ताकि वो वहां पर उसको अजीब ना लगे, उसका सांचा ही ऐसे बने कि वो ओबीडियंट रहे, वो सब उनको यस करे ताकि उसको एडजस्ट। तो वो कहती है भाई ये तो गलत है। फिर कहती है कि हम नहीं कहते कि हमारे अंदर वैल्यूज मत दे दो, मगर ये भी मत बताओ कि हम अपनी पर्सनैलिटी को दबाएं। हमारी अपनी एक पर्सनैलिटी है, हम उसका एक्सप्रेशन हमें करने दो। और फिर क्या कहती है? कहती है अगर मर्द पढ़ने से खराब नहीं, कहते हैं हमें कहते हैं जी अगर औरतों को पढ़ाएंगे तो औरतें खराब हो जाएंगी। मुझे बताओ मर्दों ने पढ़ा वो तो खराब नहीं हो गए, तो हम क्यों खराब हो जाएंगे? कितनी अच्छी बात है। तो फिर हाँ, उसने कही ये क्या कहते हैं कि मजहब में लिखा है लड़कियों को मत पढ़ो। ये कौन सा मजहब है? हमारे कुरान शरीफ में लिखा है कि सबों को पढ़ो। इकरा जो है वो सेंट्रल वर्ड है, तो हमें क्यों नहीं पढ़ाएंगे? तो उसने फिर कहा कि औरतों को पढ़ाने से आपकी फैमिलीज खुशहाल हो जाएंगी, औरतों को पढ़ाने से आपका मुल्क आगे बढ़ेगा। क्यों? 50% ऑफ द पीपल आर women and 50 are men. The 50% of women who are at this time not directly involved in nation building, they will also become a part of nation building. तो अब आप देखो ना, दफ्तर में जाओ लड़कियां हैं, कॉलेज जाओ लड़कियां हैं, स्कूल में जाओ लड़कियां हैं, बिजनेस सेंटर में जाओ लड़कियां हैं,
अब तो लड़कियां हवाई जहाज भी चलाने लगी, अब तो लड़कियां डिफेंस में भी आ गई। और गजब यह है कि लड़कियां बेटर करती हैं लड़कों से। अरे अगर ये लड़कियां बेटर करती तो इनको क्यों पीछे रखा आपने? स्कूलों का रिजल्ट देखो, कॉलेजों का रिजल्ट देखो, यूनिवर्सिटियों का रिजल्ट देखो, लड़कियां टॉप पर है। तो इस तरह से वीमेन्स एजुकेशन आखिर अल्टीमेटली देखो, ये पता है, ये एज थी एम्पावरमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। एम्पावरमेंट चिल्ड्रन होता था, हम बच्चों को बहुत मारते थे, तो ये गलत है, खेल खेल में पढ़ाओ। एम्पावरमेंट, हाँ, लर्निंग एज अ फन रादर देन लर्निंग एज अ टास्क। स्कूलों में भी ट्रेनिंग दी, किसी लड़के को मारना, ऐसे था ये तो कलम पर्दे दबाओ, मुर्गा बनाते थे, उठक बैठक कराते थे, और क्या करे। फिर बोलते थे स्टिंगिंग नेटल है जिसको स्वाई कश्मीरी में कहते हैं, बिच्छू बूटी, उससे मारते थे। ओए होए क्या जेल है। और जब हम अपने बाप को कहते थे हमने मारा, कहते इसी दिमाग बट ये रिजिक दे रहा है आपको, ठीक है, जाता था माशे, इसको और मारो। भाई ये हमारे इस टाइम नहीं था, जिस वेस्टर्न में भी ये था। जो बड़े लॉर्ड्स होते थे उनके बच्चों के पीछे एक स्लेव होता था, वो स्लेव के पास एक हंटर होता था, जूही वो या डंडा होता था, जूही लड़का इधर उधर देखता था उसको थप्पड़ पड़ता था, ये पड़ता था। मतलब ये स्टार्ट में ये बन गया था रिवाज, ये बच्चों को मारना है पढ़ने के लिए। ओहो, कितने मिनट हो गए हैं? तो पता क्या था, ये था कि दैट हम सबों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे दें, ताकि औरतों को भी वही अपॉर्चुनिटीज आगे मिले, मर्दों को भी वही मिले, अमीरों को भी वही मिले, गरीबों को भी मिले, सिटी वालों को भी वही मिले, गांव वालों को भी मिले। मतलब एवरी पर्सन मस्ट ग्रो टू द बेस्ट एक्सटेंट दैट ही इज कैपेबल ऑफ, बट द अपॉर्चुनिटीज शुड बी इक्वल फॉर एवरीबॉडी। आर यू अंडरस्टैंड? उस सोसाइटी को क्या हमने नाम दिया था, क्या किया था? इक्विटेबल सोसाइटी। तो हमारा अब कल्चरल फंड रहता है, तो कल्चरल फंड में कल ही करना पड़ेगा, क्योंकि मंडे को करना पड़ेगा, मगर मंडे को तो इम्तिहान है, इसलिए इंस्पेक्शन है, तो ये हम ट्यूसडे को। आई वांट टू थैंक यू, आई होप वी एंजॉयड दिस सेशन एंड we hope we will continue to enjoy our sessions and we will become knowledgeable about Kashmir। and अभी कश्मीर के बारे में बहुत बोलना है, क्यों? क्योंकि कौन कौन आए हमारे ऊपर हुकूमत करने के लिए, और उन्होंने क्या क्या किया, और प्रेजेंटली कश्मीर में क्या हो रहा है, क्योंकि मॉडर्न कश्मीर तो अभी चालू है, इस वक्त कश्मीर में क्या हो रहा है, तो आगे क्या पॉसिबिलिटीज हैं, इसलिए 2-3 सेशन इसमें देने पड़ेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।